हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद सरफराज स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश पे। आज हम देखने वाले हैं सीटेट जूनियर के टॉप 60 क्वेश्चन को जो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों, मित्रों और ग्रुप में शेयर करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला सवाल कौन सा है। तो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि जो पहला क्वेश्चन है वह क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8,000 वर्ष पहले गांवों में रहना प्रारंभ किया था। कहने का मतलब ये है जब मनुष्य रहना प्रारंभ किया था तो कहाँ पे, किस गांव में उन्होंने शुरू किया था, वह क्षेत्र कौन सा था? नर्मदा नदी के आसपास का क्षेत्र, सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ के पास, या गंगा यमुना दोआब क्षेत्र, दक्कन तथा कोंकण क्षेत्र। यह जो दक्कन कोंकण क्षेत्र है वह दक्षिण भारत की बात कर रहा है। नर्मदा आपके महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की बात कर रहा है। गंगा यमुना दोआब बिहार उत्तर प्रदेश पंजाब असम की बात कर रहा है। सुलेमान ये आपके लगभग कश्मीर के एरिया की बात कर रहा है। तो इस हिसाब से जो उत्तर होगा, मैं आपको बता दूं कि जो मनुष्य ने रहना प्रारंभ किया था वह सुलेमान और किरथर पर्वत घाटियों के क्षेत्र में, लगभग जो बलूचिस्तान में पड़ता है उस क्षेत्र में रहना प्रारंभ किया था। इसका उत्तर जो होगा वह बी बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? ये क्वेश्चन पहले सीरीज में हो चुका है, तो उसका उत्तर आप देंगे। गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, गंगा तथा यमुना के मध्य का क्षेत्र, गंगा का उत्तरी क्षेत्र, या यमुना तथा चंबल के मध्य का क्षेत्र? बताइए। तो इसका जो उत्तर है वो बिल्कुल साफ है कि यह गंगा का दक्षिणी क्षेत्र था। ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत, क्वेश्चन नंबर 3 है, भरत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वे डैश है में रहते थे। दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में, या उत्तर पश्चिम भारत में वे कहाँ रहते थे? तो बता दूं कि ये जो पुरु जनजाति के लोग थे वहां के राजा का नाम भरत था और यह उत्तर पश्चिम भारत में रहते थे। इसका जो उत्तर डी है वह बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद की मूल रचना किस भाषा में लिखी हुई थी? प्राकृत, ब्राह्मी, संस्कृत और सौरसेनी। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, तो बता दूं कि इसका जो उत्तर होगा वो होगा संस्कृत। जो ऋग्वेद है वह संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आखेट खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमने का कारण नहीं था? एक स्थान पर रहने से संसाधनों में कमी हो जाती थी, उन जानवरों का पीछा करना जिनका वे शिकार करते थे, संसाधन के लिए अन्य आखेट संग्राहक समूहों से संघर्ष करना, या जल संसाधन की खोज के लिए? क्या कारण था जो वो घूमा नहीं थे? बताइए। तो इसका उत्तर है सी, संसाधन के अन्य आखेट खाद्य संग्राहक समूह से संघर्ष करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मानव इतिहास में कौन सा काल युग सबसे लंबा है? पूरा पाषाण काल, महापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, या नवपाषाण काल? तो मैं आपको बता दूं कि मानव इतिहास का सबसे लंबा काल जो था वह पूरा पाषाण काल था, लगभग 10,000 वर्ष तक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आगे डैश दिया हुआ है, में प्राचीन शैल चित्रकला मिली थी कर्नाटक और तमिलनाडु में, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा में, या मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में? तो इसका जो सही उत्तर है वो है मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में। ठीक, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश, डी इज द राइट। डी बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि
निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? राखीगढ़ी, सातको, गंगेरी वाला या चिराग? बताइए। हड़प्पा स्थल नहीं है। तो बता दूं कि जो चिराग है वह हड़प्पा स्थल नहीं है। ठीक, चिराग हड़प्पा स्थल नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पुरु, यदु और भरत का वेदों में उल्लेख डाट की तरह है, जन की तरह है, राष्ट्र की तरह है, राजन की तरह है, अथवा दस्यु की तरह है? बताइए। तो ये जन क्या होता था? जो कबीले होते थे, जनजातियां होती थी, ठीक है, उनको जन कहा जाता, तो वो जन की तरह होते थे। ठीक, जन। ए, इसका ए सही होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सफ़ी तथा हनफी हैं। जो सफ़ी और हनफी क्या है? ये इस्लामी वास्तुकला शैलियां हैं, सऊदी अरब में स्थान है, न्याय के इस्लामी सिद्धांत हैं, या दो इस्लामी शासक हैं? तो सफ़ी और जो हनफी है वह इस्लामी न्याय सिद्धांत है। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दाती दुर्ग जिसे हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था वह था? दाती दुर्ग जो था राजा, वह हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान हुआ था, वह क्या, वह कौन था? मतलब चोल राजा था, प्रतिहार प्रधान था, राजपूत प्रधान था, या पल्लव प्रधान था? जी, वो राष्ट्रकूट प्रधान था। ठीक, सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यह किसने लिखा है कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थी? अलबरूनी ने, बदायूनी ने, मिनहाज सिराज ने, या जियाउद्दीन बरानी ने? बताइए, ये किसने लिखा है? तो ये जो मिनहाज सी द राइट, गुड इवनिंग। चलिए, मिनहाज ए सिराज जो थे ये इसी ने लिखा है। ठीक, और जो मिनहाज उस सिराज था वह इल्तुतमिश का संरक्षण प्राप्त व्यक्ति था। चलिए, हाँ थोड़ा टफ है, टफ करे रहेंगे तो। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और जो आप कह रहे हैं टफ है ना, ये टफ नहीं है, पेपर ही ऐसा होता है। आप, और मैं आपको बता दूं कि ये आपका पेपर ही है। ठीक है, ये पेपर है, याद रखिएगा, ये टफ नहीं है, ये पेपर है, ये पेपर हो चुका है, ये सीटेट का पेपर है। आप समझ लीजिए यही से ये पेपर बनता है। अगर आप टफ नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? पेपर ऐसे ही बनता सर जी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया क्योंकि उसमें मोशिश और सुलेमान जैसे गुण विद्यमान है। वह दिल्ली का कौन सा सुल्तान था? चलिए, फर्स्ट टाइम है तो क्लियर हो जाएगा, घबराइए नहीं, सीटेट बहुत आसान होता है। बस ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन में थोड़ा टाइम दीजिएगा और तब उत्तर करिएगा। शिक्षण आप अच्छे से पढ़ लीजिए, शिक्षण से 75 क्वेश्चन होंगे। और शिक्षण अगर आप टाइम अगर नहीं निकल पा रहा है तो एनसीएफ 2005, आईटी 2009 इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ लें। चलिए, ये सिकंदर लोदी ने कहा था, फिरोज शाह तुगलक, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी? तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, यह अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। डी इज द राइट, डी इज द राइट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी ने ये कहा था और शायद ये क्वेश्चन हो भी चुका है। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव की मुखिया को होती थी? जमींदारी बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, या महलवाड़ी बंदोबस्त? चलिए, आप लोग पढ़ने आए हैं, यहाँ पे पढ़िए। ठीक है,
तो जो महल वाली बंदोबस्त थी, इसमें जो गांव का मुखिया होता था वह राजस्व एकत्र करके देता था ईस्ट इंडिया कंपनी को। डी इज द राइट। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रथम विश्व युद्ध ने किस प्रकार भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी थी? प्रथम विश्व युद्ध ने किस प्रकार भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी थी, यही क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं ऑप्शन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियों पर 6 वर्ष के लिए रोक लगा दी गई थी। कीमतों में भारी गिरावट होने से जन सामान्य लाभान्वित हुए थे। अनेक देशी रियासतों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बगावत कर दी थी। युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर दी थी, जिससे भारतीय उद्योग का विस्तार हुआ। जी बिल्कुल। क्या हुआ, जब युद्ध हुआ तो जो यूरोप के सामान होते थे उनका आयात भारत में नहीं हो पाता था, अर्थात ब्रिटेन निर्यात नहीं कर पाता था। इस कारण युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर दी थी, जिससे भारतीय उद्योग का विस्तार हुआ। डी इज राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, चलिए अब बताइए। यहाँ लिखा हुआ है, पारंपरिक रूप से चिन्ह ए किस दिशा को दर्शाता है? कि ये ए है, ठीक, ये कट गया है, ई है, ये डी है, ये एफ है, ये सी है। किसको दर्शाता है? उत्तर को, दक्षिण को, पूर्व को या पश्चिम को? चलिए डी बिल्कुल सही है। हम जानते हैं जो ये मैप होता है ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, ठीक, इसके विपरीत साउथ होता है, और हमारे राइट साइड ईस्ट होता है और लेफ्ट साइड वेस्ट होता है। तो ए पश्चिम को दर्शा रहा है, ठीक। सभी के उत्तर बिल्कुल सही हैं, सभी के उत्तर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है? पृथ्वी की अक्ष एक वास्तविक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 6.5 का कोण बनाती है। हमने आपको पहले क्लास में बताया था, जहां पे वास्तविक रेखा की बात करें वो लाइन काट दीजिए। यहाँ पे वास्तविक है, इसको खत्म कर दीजिए। यहाँ पे वास्तविक, इसको खत्म कर दीजिए। 2 ऑप्शन कट गए, बचा सी और डी। पृथ्वी की अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो उसके कक्षीय समतल से 6.5 का कोण बनाती है। पृथ्वी, थोड़ा ऊपर चलते हैं। पृथ्वी की अक्ष काल्पनिक रेखा है जो उसकी कक्षीय समतल से 23.5 का कोण बनाती है। तो मैं आपको बता दूं कि वह कक्ष से 66.5 का कोण बनाती है। सी इज द राइट होगा, और ये क्वेश्चन हो ही चुका है, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए 66.5 का कोण बनाती है, ठीक। सी इज द राइट। सभी के उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, प्रदीप्त वृत्त क्या है? वृत्त जो ग्लोब को 2 भागों में विभाजित करता है। वृत्त जो ग्लोब पर दिन रात को विभाजित करता है। विषुव पर पृथ्वी की स्थिति जब दिन और रात बराबर होते हैं। एक विशेष मध्याह्न रेखा जो दोपहर 12 बजे सूर्य की स्थिति को दर्शाता है। बताइए इसका उत्तर। क्वेश्चन मैं बता चुका हूं, बाकी मैप बना के मैं इसको समझाया था आपको पिछले क्लासेस में। कहाँ गलत उत्तर कर रहे हैं आप लोग? अभिलाषा गुप्ता, रागिनी मौर्य, वाहिद अहमद, वीना सिंह, सबके उत्तर गलत हैं। मैंने बताया था जो पृथ्वी होती है वह रेखा जो दिन रात को डिवाइड करती है वही क्या कहलाती है? प्रदीप्त वृत्त कहलाती है। यहाँ लिखा हुआ है ना, वृत्त जो ग्लोब पर दिन रात को विभाजित करता है वही क्या कहलाता है? प्रदीप्त वृत्त कहलाता है। दिखाई कम दे रहा है, ऊपर जाके राइट साइड में 3 डॉट होगा, उसको क्लिक कर लीजिए, वहां से आप क्वालिटी चेंज कर लेंगे तो आपको सही दिखाई देगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक मरुस्थल का उदाहरण है? लद्दाख, कोंकण, सुंदरवन या पश्चिमी घाट? बताइए। उत्तर करें आप लोग। मरुस्थल कौन सा है? सुंदरवन तो डेल्टा है, पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक, कोंकण तट है। ये 3 ऑप्शन कट गए, बचा लद्दाख। लद्दाख क्या है? लद्दाख भारत का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। क्या है? शीत मरुस्थल है। और इस लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह है, जो वर्तमान समय में एक केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है,
लक्षद्वीप डॉट 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 स्थित है? हिंद महासागर में, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में या दक्षिण चीन सागर में? बताइए जी। उत्तर आना शुरू हो गया है। बी, अरब सागर। जी बिल्कुल सही उत्तर है। जो लक्षद्वीप है वह अरब सागर में है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या होगी, आप कमेंट करें। लक्षद्वीप की राजधानी क्या होगी? और लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है जो अरब सागर में स्थित है। ठीक, लक्षद्वीप की राजधानी बताइए। ब्राजील में पाया जाने वाला कंपास डॉट 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 है? एक जनजाति, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, एक परंपरागत नृत्य, एक उष्णकटिबंधीय पशु। तो हमने बताया था कि आप लोग विश्व में पाए जाने वाले घास के प्रमुख घास के एक मैप तैयार कर लीजिए। मैप का मतलब लिख लीजिए उसको और उसको याद कर लीजिए। तो ये क्या है? ब्राजील में पाया जाने वाला पंपास क्या है? एक प्रकार का घास है। ठीक, बी, बी इज द राइट। और आपने बताया नहीं ये क्या है वो। जी, अभिलाषा गुप्ता ने कहा कौरत्ती। बिल्कुल सही जवाब। हमने एक बार वीडियो में कहा भी था कि कौरत्ती न याद हो तो चाय पत्ती याद कर लीजिएगा, उससे आप उसको याद कर लेंगे। चलिए, कोलकाता बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? गंगा सागर, बंगाल की खाड़ी, हुगली नदी या भागीरथी नदी? बताइए। जो कलकत्ता है बंदरगाह, जो कोलकाता बंदरगाह है वह हुगली नदी पे। हम जानते हैं कि ये हमारा भारत है, यहाँ पे कोलकाता है। गंगा नदी यहाँ से ऐसे बढ़ जाती है और यहाँ से एक भाग टूट जाता है। ये जो भाग आता है यही होता है हुगली। ठीक है, ये हुगली हो जाता है। यहाँ से एक आती है, यहाँ से ब्रह्मपुत्रा और गंगा में मिल जाती है। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संसार में किस महाद्वीप पे सबसे कम जनसंख्या है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका या अफ्रीका? बताइए, सबसे कम जनसंख्या किस महाद्वीप पे है? जी बी बिल्कुल सही होगा कि बी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे सबसे कम जनसंख्या है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया ही एक देश है। ठीक, यदि सबसे कम पूछे और ऑप्शन में अंटार्कटिका रहे तो वो सही होगा। ठीक है, अंटार्कटिका अगर रहे ऑप्शन में तो वो सही होगा, वो नहीं है तो ऑस्ट्रेलिया सही होगा। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया के बाद तब यूरोप का नंबर आता है, फिर यूरोप के बाद दक्षिणी अमेरिका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर अफ्रीका, फिर सबसे बड़ा एशिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लद्दाख में लद्दाख में पाए जाने वाले गम्पास हैं? बौद्ध विहार या मंदिर, बकरी की प्रजाति, साल की किस्म या बौद्ध भिक्षु? बताइए। इसका उत्तर ए होगा, सी नहीं। यह बौद्ध विहार या मंदिर होता है। ठीक है, बौद्ध विहार या मंदिर होता है, ए। चलिए, चित्र यहां पे दे रहा है कि चित्र क्या प्रस्तुत करता है। ये चित्र है, ये ठंडी वायु है, यहाँ गर्म वायु है, इस बारिश हो रही है, क्या पता ये क्या प्रस्तुत कर रहा है यहाँ पे? पर्वतीय वर्षा को, संवहनी वर्षा को, चक्रवाती वर्षा को या मानसून पूर्व वर्षा को? बताइए। देखिए क्या होता है, जब ठंडी और गर्म वायु, ठंडी और गर्म वायु बहुत तेजी से संघनित होने लगता है तब ऐसी वर्षा होती है। इसको कहते हैं चक्रवाती वर्षा। ठीक है, सी होगा। एक टफ क्वेश्चन है हालांकि, लेकिन इसका उत्तर सी होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा उद्योग अक्सर कर आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहलाता है? पेट्रोलियम, ऊर्जा, यातायात या इस्पात? बताइए। थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो उत्तर आ जाएगा। कौन सा उद्योग, आधुनिक उद्योग का मतलब ये एक उद्योग है, उसके बाद दूसरे उद्योग की वह मजबूती बनता है। केवल एक लोगों का उत्तर सही आया है।
ज्योति सिंह, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए हम इस्पात उद्योग आधुनिक उद्योग के रीढ़ की हड्डी बनती जा रही है। जानते हैं क्यों? जब हम लिखते हैं कभी ऐसे लिखते हैं ना, पैंट की जिप से लेकर जहाज तक। कहां से? पैंट की जिप से लेकर जहाज तक, घर में सुई से लेकर लोहे की दरवाजा तक, सब किसकी है? इस्पात उद्योग की। यानी लोहे मशीनें जो होती हैं, मशीनें जो कपड़ा बनाती हैं वो भी तो लोहे की होती हैं। सीमेंट उद्योग, उर्वरक, जितने सारे उद्योग होते हैं सब वो इस्पात उद्योग पर निर्भर होते हैं। ठीक है, तो डी बिल्कुल सही है। अगली खेती है ऑर्गेनिक खेती में। ऑर्गेनिक मतलब पूर्ण रूप से प्राकृतिक खेती में फसल की पैदावार में वृद्धि करने हेतु रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। जब ऑर्गेनिक है तो रासायनिक का प्रयोग होगा ही नहीं। ठीक। फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जीन्स में संशोधन किया जा सकता है? नहीं। प्राकृतिक खाद तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही जवाब सी होगा इसका। ठीक, एक कट गए। चलिए सी बिल्कुल सही है। ऑर्गेनिक खेती में प्राकृतिक जो देखिए, पूर्ण ऑर्गेनिक खेती करने वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा, पूर्ण ऑर्गेनिक खेती करने वाला राज्य कौन सा है? बताइए, कमेंट करके बताइए। आप लोग इसको ढूंढिए, कमेंट करिए, फिर बताइए। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने कि खाद्य सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? खाद्य सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? पंजाब नहीं है, पंजाब उत्तर गलत है। पंजाब तो बहुत ज़्यादा उर्वरक का प्रयोग करता है, तभी इतना फसल फसल उत्पादन करता है वो। खाद्य सुरक्षा तभी बन सकती है, बनी रहती है, जब सरकार अगले 5 वर्षों के लिए अनाज का सुरक्षित भंडारण बनाए रखे। ठीक, अगला ऑप्शन है सरकार अनाज का पर्याप्त भंडारण बनाए रखने के लिए अनाज के निर्यात को रोक लगा दे। सरकार बेहतर तथा सुरक्षित स्वास्थ्य के लिए ऑर्गेनिक खाद्यों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करती है। खाद्य सुरक्षा बनी रहती है जब व्यक्तियों के लिए सभी समय पर्याप्त सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। जी, डी बिल्कुल सही है। अब बता दूं, पूर्ण ऑर्गेनिक खेती करने वाला प्रथम राज्य सिक्किम है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूलन ऑटोमोबाइल ईंधन है? सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी या KG6? बताइए। ए बिल्कुल सही है। चलिए आपने बता दिया, तो आप लोग CNG का फुल फॉर्म भी बता दीजिए। इसका उत्तर ए सही है। CNG का फुल फॉर्म बताइएगा। कोई बताएगा? जी, बिल्कुल सही जवाब है। कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बैरोमीटर का प्रयोग होता है, बैरोमीटर का प्रयोग होता है वर्षा मापने के लिए, तापमान को मापने के लिए, वायुमंडल के दाब को मापने के लिए, या समुद्र के स्तर को मापने के लिए? फटाफट उत्तर करिए, बैरोमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? अरे भैया, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सी द राइट, बिल्कुल सही जवाब है अब्दुल रशीद विनाश सिंह। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि ईसा का शिष्य सेंट थॉमस डैश में आए? गोवा में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या केरल में? उत्तर करें। जी नहीं, ऐसा माना जाता है वो केरल में आए थे। डी इज द राइट, डी इज द राइट। अगला क्वेश्चन है जूलू क्या है? जूलू जूलू क्या है? दक्षिण अफ्रीका का एक जनजाति, दक्षिण अफ्रीका की एक भाषा, दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रीय पशु, या दक्षिण अफ्रीका का एक परंपरागत नृत्य? जूलू क्या है? जूलू बताइएगा। इसका उत्तर बी होगा, बी। जो जूलू है वह दक्षिण अफ्रीका की एक आधिकारिक भाषा है। कैसी भाषा है? आधिकारिक भाषा है, मान्यता मिली है उसको। ठीक है, आधिकारिक भाषा है, मान्यता प्राप्त भाषा है जूलू। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है।
संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं या 4 होते हैं? बताइए, संविधान के कितने अंग होते हैं? उत्तर करें आप। तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, आप लोग इसका उत्तर करेंगे जल्दी जल्दी। जी, इसके 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। याद रखिएगा, संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। बी इज द राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि संघवाद से तात्पर्य है देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकार का होना, देश को चलाने के लिए राज्यों का संघ होना, केवल केंद्रीय सरकार को कानून बनाने का अधिकार होना, न्यायपालिका देश में सर्वोच्च शक्ति है। संघवाद का क्या मतलब होगा? संघवाद क्या है? चलिए, यह देश में एक से अधिक स्तर की सरकार का होना ही संघवाद कहलाता है। ए इज द राइट। जो राज्यों का संघ होता है वो गणराज्य कहलाता है, याद रखिएगा, ये दूसरी चीज है। ठीक, ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि एक राज्य में यदि एक राजनेता यह तय करता है कि उसके राज्य में एक राज्य में यदि एक राजनेता यह तय करता है कि उसके राज्य में दूसरे राज्य के कामगारों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो इससे कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार? बताइए। अरे ये होगा स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें 6 अधिकारों की बात की गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, संघ बनाने की स्वतंत्रता, निर्बाध रूप से भारत में आने जाने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता, ठीक है, कहीं भी व्यापार करने की स्वतंत्रता। ठीक, बी बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है कि राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 225, 235, 245 या 260? बताइए। तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो 245 होगा। यदि ऑप्शन में 250 होता तो वो सही होता। ठीक है, सी सही है। वर्तमान समय में 245 है। तो ये 245 होते कैसे बता दूं मैं आपको कि 233 सदस्य जो होते हैं वह राज्य से चुन के आते हैं, 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, कुल 245 होते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त है क्योंकि इसे कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, इसे न्यायपालिका को नजरअंदाज करने की शक्ति प्राप्त है, यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है या संसद में सभी शक्तियां निहित प्रदान हैं? बताइए क्यों यह अधिक शक्तिशाली है? सीधा सा जवाब है क्योंकि ये जनता का प्रतिनिधित्व करती है और जो शासन होता है वह जनता के लिए ही होता है। ठीक है, ठीक है, सी इज द राइट। अब्राहम लिंकन की परिभाषा याद कर लीजिएगा, वही से संबंधित है ये। भारतीय जनतंत्र में कर्मचारी का कार्य क्या है? अधिनियम बनाना, संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना, प्रधानमंत्री को चुनना या राष्ट्रपति को चुनना? भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का कार्य क्या है? बताइए। जी, बी बिल्कुल राइट है। संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना यह कार्यकारी कार्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सकारात्मक प्रभाव है। ठीक है, मध्याह्न अल्पाहार कार्यक्रम के बहुत से सकारात्मक प्रभाव है। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा इनमें से नहीं है? वही मिड डे मील की बात कर रहा है ये।
विद्यालय में गरीब बच्चों के नामांकन में वृद्धि, जाति पूर्वाग्रह जाति पक्षपात में कमी आई, अब निर्धन विद्यार्थी अपने पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं क्योंकि उनके पेट खाली नहीं है, निर्धन बच्चे परीक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त करेंगे। तो ये जो लास्ट वाला है, ये यहाँ से नंबर से मतलब ही नहीं होता। एनसीएफ कहता है कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चे को फेल करना ही नहीं है, तो नंबर कम ज़्यादा की बात ही नहीं होती है। और हमारा जो एनसीएफ है वो कहता है बिना बोझ की शिक्षा, ठीक है। तो कट गया, इसलिए किया गया कि विद्यालय में बच्चों की संख्या बढ़े, जाति पूर्वाग्रह खत्म हो और पेट भरा रहेगा तो बच्चे आराम से पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चक्रीय चित्र ग्राम चक्रीय चित्र ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों को प्राप्त विशेष रोजगार के अवसर प्रदर्शित करता है। वह कितने लंबे समय तक नियमित रोजगार प्राप्त करने में योग्य हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, देखिए ये खाली है, ये खाली है, ये खाली, ये खाली, ये खाली। पौधा तैयार करना, प्रतिरोपण, निराई, पैदावार, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, या 7 दिया हुआ है। और आपके ऑप्शन में कितने कितने ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 माह, 4 माह, 6 माह या 5 माह, बताइए। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, तो जो चित्तित चक्रण है उसके अनुसार बचे कितने, अब यहां जो बचे उसको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5। इस 5 महीनों में उनको रोजगार नहीं मिलता। ये आपका सवाल है, इसमें सबसे ज्यादा स्कोर कैसे कर सकते हैं, प्लीज टेल मी, किसमें वो तो बता दीजिए। तो देखिए ये 5 महीनों में उनको रोजगार नहीं मिलता, बाकी इन 7 महीनों में उनको रोजगार मिलता है। तो यहाँ पे उत्तर आपका 5 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में उपयोग होने वाली विधि, इसमें शिक्षार्थी को एक दूसरे के प्रति लगाव का मूल्यांकन करने के लिए कहते हैं, वो क्या होता है। स्व समजाति तकनीकी, केस अध्ययन या मनोमितीय तकनीकी, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। एसएसटी में स्कोर करने के लिए, चलिए बता देते हैं आपको एसएसटी में कैसे स्कोर करेंगे आप। तो जो उसका उत्तर होगा वो होगा समझाती तकनीकी के द्वारा सामाजिक विज्ञान की कक्षा में उपयोग होने वाली विधि, जिसमें शिक्षार्थी को एक दूसरे के प्रति लगाव का मूल्यांकन करने के लिए कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सा सृजनात्मक चिंतन के अनिवार्य गुण है। अभिसारी होगा, उत्पादक होगा, मनन होगा या निगमन होगा। तो जब आप वो पढ़ते हैं सृजनात्मकता, तो आप जानते हैं कि अभिसारी होते नहीं, वो अपसारी चिंतन करते हैं। मनन नहीं होगा, निगमन नहीं होगा, उत्पादक। सृजनात्मकता से संबंध ही है नवीन उत्पाद या नवीन की खोज करना, नवीन उत्पादों की खोज करना ही उसकी परिभाषा ही है, ठीक। ए नहीं बी होगा, बी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक चुनाव के दौरान उसके विभिन्न मुद्दों की भूमिका को समझाने के लिए आप विद्यार्थी को निम्न में से सबसे ज्यादा क्या पूछना पसंद करेंगे। शिक्षण चल रहा है ये। न्यूज़पेपर के संपादनों में दिए गए विभिन्न पार्टियों द्वारा एक दूसरे के प्रति तर्कों का विश्लेषण करना, प्रत्येक पार्टी की प्राथमिकताएं और उसकी सर्वाधिक समर्थनकारी नीतियों के प्रकारों का विश्लेषण करना, राजनीतिक पार्टियों की लोकप्रियता जानने के लिए अपने स्थानिक तौर पर सर्वे करना, विभिन्न पार्टियों के लिए राष्ट्रीय न्यूज चैनलों द्वारा समर्पित समय की तुलना और विश्लेषण करना। बताइए बताइए। इसका उत्तर दीजिए आप लोग फटाफट। सभी लोग उत्तर देना शुरू करें।
BCA आप लोगों की लग रहा है एक मत नहीं है, एक मत में उत्तर करें आप लोग। देखिए क्या होगा, देखिए प्रत्येक पार्टी की प्राथमिकताएं और उनकी सर्वाधिक समर्थनकारी नीतियों के प्रकारों का विश्लेषण करना। ठीक है, यहाँ पे देखिए साफ साफ समझ में आ रहा है कि उनकी प्राथमिकताएं क्या है और उनकी नीति क्या है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा आप अपनी कक्षा में समवयस्क अधिगम के लिए अनुशंसित करेंगे। समवयस्क अधिगम के लिए नाटक करेंगे, कंप्यूटर सहयोगी अधिगम करेंगे, या केवल रोजमर्रा की गतिविधियों में भागीदारिता करेंगे, या शोध प्रयोगशालाओं में भ्रमण करेंगे। बताएं। अरे भैया देखिए, अपनी कक्षा में समवयस्क अधिगम के लिए क्या करेंगे, शोध नहीं होगा, कंप्यूटर नहीं होगा। अब बच्चे दो, नाटक और रोजमर्रा, तो नाटक ज्यादा प्रभावी होगा, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। ए, कहाँ हैं आप। जो नाटक गतिविधि होती है वह एक समृद्ध श्रृंखला श्रृंखला प्रदान करती है, आप जानते हैं ना। उसमें क्या होता है, जो सभी बच्चे होते हैं वह सहजता महसूस करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। समाज के विविध सरोकर में सामाजिक विज्ञान का कोई संबंध नहीं है, गलत। सामाजिक विज्ञान समजाति और रीति रिवाजों पर बल देता है, गलत। सामाजिक विज्ञान एक विषयनिष्ठ अनुशासन है, या सामाजिक विज्ञान एक विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक मानस की नींव रखता है। आज इतने लोग रॉन्ग इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये पेपर है, ऐसा पेपर आता है 2014 में, यही पेपर आया था। बताइए। डी बिल्कुल सही जवाब, डी बिल्कुल सही है। जो सामाजिक विज्ञान है वह विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक मानस की नींव रखता है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही में एनसीएफ आधार पत्र डाट 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 पर बल देता है। खुली पुस्तक परीक्षा, सतत आंकलन, परीक्षा निष्पादन, परीक्षा के समय बैठने की लचीली व्यवस्था। बताइए। जी, सतत आकलन क्या होगा। सतत आकलन क्या होता है कि हर कुछ महीने पे उनका टेस्ट लेना और देखते रहना वो कहाँ तक पहुंचे हैं। इस समय इससे ये होगा कि जब उनकी मुख्य परीक्षा होगी तो वो उसमें अच्छा कर पाएंगे। बी बिल्कुल सही है। ठीक है, सतत आकलन। देखिए दिया हुआ है, छोटे बच्चों की शिक्षा को समझने के लिए एक ग्रामीण समुदाय, छोटे बच्चे की शिक्षा को समझने के लिए एक ग्रामीण समुदाय के जीवन इतिहास का अध्ययन करना किस प्रकार के आंकड़े का उदाहरण है। गौड़ या द्वितीयक आंकड़े, वर्णनात्मक आंकड़े, क्लिनिकल केस अध्ययन आंकड़े, या प्राथमिक आंकड़े। छोटा बच्चा है, ठीक, शिक्षा को समझने के लिए एक ग्रामीण समुदाय के जीवन इतिहास का अध्ययन करता है। दिमाग लगाइए थोड़ा सा, क्वेश्चन को पढ़िए, तुरंत आप लोग ए बी करने लगते हैं। डी, डी वाले सही हैं। प्राथमिक आंकड़े भैया, छोटा बच्चा है, ग्रामीण समुदाय के जीवन इतिहास का अध्ययन करना चाहता है। डी, डी डी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अवलोकनीय तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया डाट कही जाती है। विश्लेषण, प्रतिपादन, निगमन, या मस्तिष्क आलोडन। बताइए। अवलोकनीय तथ्यों से बताइएगा, ए बी सी डी। जी निगमन होगा, सी बिल्कुल सही है। ठीक, निगमन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है
कि एक दशक में एक क्षेत्र विशेष में वर्षा में आने वाले बदलाव को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री उपयुक्त है? प्रवाह सचित्र, दंड आरेख, आवृत्ति बहुभुज या वेन आरेख? बताइए, जो वर्षा में बदलाव हुआ उसके लिए क्या सही होगा? जी, बी बिल्कुल सही है। जो दंड आरेख होता है उससे हम दर्शाते हैं कि इस वर्ष इतना वर्षा हुआ, इस वर्ष इतना वर्षा हुआ, इस साल कम हुआ, इस साल ज्यादा हुआ। ठीक है, बी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समवयस्कों के ज्ञान और पांडित्य के महत्व को समझने को किस परिप्रेक्ष्य में महत्व दिया गया? संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, व्यवहारवादी या रचनावादी? बताइए। देखिए इसमें क्या होगा, ये रचनावादी आंसर उसका होगा। ठीक है, रचनावादी क्यों होगा कि जो रचनावादी एक सिद्धांत है, अवलोकन और वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर लोग कैसे सीखते हैं, यह उसकी बात करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण पद्धति सबसे अधिक प्रभावी है जिसे शिक्षक को इस्तेमाल करना चाहिए? बार बार परीक्षा देने से यह सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी विषय वस्तु को सीख गए हैं, उदार भाव से ग्रेड देना, शिक्षार्थी को आलोचनात्मक और विचारोत्तक गतिविधियों में शामिल करना या गृह कार्य देना? इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। इसका उत्तर आप लोग को नहीं आ रहा है। सी 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 बिल्कुल सही जवाब। जब आप एनसीएफ पढ़ेंगे तो एनसीएफ में लिखा हुआ है कि सामाजिक विज्ञान विषय का शिक्षण कैसा होना चाहिए, तो वो आलोचनात्मक होना चाहिए, तो सी बिल्कुल सही होगा। सी फॉर चेन्नई। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बहुलवादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को अल्पसंख्यक की राय को प्रदर्शित करना चाहिए, सरकार के विचारों को प्रदर्शित करना चाहिए, विवादास्पद मुद्दों से बचना चाहिए, सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए? बताइए। हम जब जानते हैं कि हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, क्या है धर्मनिरपेक्ष, तो क्या होगा, सभी धर्मों के सामाजिक समूहों को शामिल करते हुए उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, समता के बारे में पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति कौन सी है? व्याख्यान देना, परियोजना देना, गरीब और पूंजीवाद के विचार से संबंधित क्षेत्र के कार्य देना, या समता को बढ़ावा देने के लिए संवैधानिक प्रावधानों को उभारना? तो सीधा सीधा बात है, समता को बढ़ावा देने के लिए संवैधानिक प्रावधानों को उभारना। ठीक है, गुड इवनिंग। अभी हमारे यहाँ एक प्रोफेसर सर हैं, उन्होंने शादी की इसी नवंबर में, उन्होंने संविधान से अपनी शादी की, संविधान की शपथ खाई और शादी किया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा नियमों, विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा? निम्नलिखित में कौन सा नियमों, विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा? परियोजना कार्य, समूह चर्चा, किताबें पढ़ना या निबंध लिखना? बताइए कौन सा उत्तर सही होगा इसमें से? ग्रुप डिस्कशन, बी बी, आप सभी का उत्तर बी आ रहा है। सही है बी? सभी लोग उत्तर बताएं बी सही है। जी हाँ, क्या कहता है कि समूह चर्चा जो होती है उसमें क्या होता है, सामाजिक मूल्यों का विकास होता है, बढ़ावा होता है, तरह तरह के बच्चे होते हैं, तरह तरह के विचार होते हैं। ठीक है, तो बी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थी के व्यवहार में निम्नलिखित में से किस वर्णन को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अभिवृत्तियों और मूल्यों के आकलन में इस्तेमाल किया जा सकता है?
शिक्षार्थी के व्यवहार के निम्नलिखित में से किस वर्णन को सामाजिक विज्ञान के कक्षा में अभिवृत्तियों और मूल्यों के आकलन में इस्तेमाल किया जा सकता है? शिक्षक के सभी विचारों को स्वीकार करना, अकेले कार्य करने के लिए जोर देना, प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र अनुभूत करना और शैक्षणिक कार्यों में अच्छे ग्रेड प्राप्त करना। अगर आप एनसीएफ पढ़े हैं, ये सब क्वेश्चन धुआं धुआं पानी पानी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? धुआं धुआं पानी पानी। बताइए। फ्रीडम, स्वतंत्रता, उसमें कही गई है बातें एनसीएफ आरटीई में कि क्या होगा, बच्चे को प्रश्न पूछने के लिए आपको तत्पर करना होगा। बच्चा जितना अधिक सक्रिय होगा, अध्ययन उतना ही अच्छा होगा। ठीक है। जो शिक्षक होगा वह एक परामर्शदाता के रूप में होगा। ठीक है। सहयोगी के रूप में होगा, मित्र के रूप में होगा। ठीक, क्योंकि यह बाल केंद्रित शिक्षा की बात करता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में शामिल होंगे शिक्षार्थी की कठिनाई विशेष की पहचान करना, पढ़ने के लिए बहुत अधिक सामग्री उपलब्ध कराना, चर्चा के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराना, या शिक्षार्थियों के त्रुटियों को तुरंत सुधार करना। क्या होगा बताइए। इसका उत्तर ये होगा, जी बिल्कुल सही, जितना हो उत्तर एनसीएफ और आरटी के अकॉर्डिंग ही करनी चाहिए। उसमें आपको अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक, एनसीएफ को पढ़ लीजिए, उसी के आधार पर उत्तर करना है आपको। ये सही होगा। शिक्षार्थी की कठिनाई विशेष की पहचान करना होगा, क्योंकि आगे निदान और उपचार की बात कर रहा है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, शिक्षक शिक्षा के दौरान, शिक्षक शिक्षा के दौरान सूक्ष्म शिक्षण निम्नलिखित में किसकी ओर संकेत करता है? शिक्षक प्रशिक्षक की बारीकी से अवलोकन करने के द्वारा शिक्षण, एक छोटी कक्षा को पढ़ाना जिसमें सहपाठी शिक्षार्थियों की भूमिका निर्वाह कर रहे हो, छोटे समूहों में शिक्षार्थियों को पढ़ाना, एक समय में कम विषय वस्तु को पढ़ाना। यदि आपने टीचिंग किया होगा तो ये उत्तर आपका सही होगा। क्या होता है, जब आप बीएड करते हैं तो क्या होता है, अपने ही क्लास में आपके क्लास की जो मित्र होते हैं वो छात्र के रूप में होते हैं, और आप सूक्ष्म शिक्षण करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का जो समय होता है वह 36 मिनट का होता है, 6 चरणों में होता है। तो इसका उत्तर जो होगा वो 20 सही होगा। एक बार में एक ही, गुड इवनिंग, आज लेट हैं आप, गुड, और एक समय में एक ही कौशल का विकास किया जाता है। ठीक, सब याद रखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करते समय, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करते समय जब एक शिक्षक व्यक्तिगत अनुभवों का प्रयोग करता है तो वह पाठ को भागीदार बनाने वाला बनता है, शिक्षार्थी की ऊर्जा का सरलीकरण करता है। अगला क्वेश्चन है अथवा ऑप्शन है, उसकी स्थानीय वास्तविकता को वैश्विक संदर्भ के साथ जोड़ने की योग्यता को बढ़ावा देता है, या शिक्षार्थी में भाषिक सांस्कृतिक विविधता का अध्ययन करता है। बताइए क्या होगा उसका उत्तर। सी ब्लू सही है। क्या होता है, उसकी स्थानीय वास्तविकता को वैश्विक संदर्भ को के साथ जोड़ने की योग्यता को बढ़ावा देता है। जब भी ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ने की बात की जाए तो वो ऑप्शन आपका सही होगा। यदि आपको कुछ नहीं आ रहा हो, जो आपको सबसे बड़ा दिखाई दे रहा हो वही मार दीजिए, 80% सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन शिक्षार्थी की सांस्कृतिक पूंजी बनाते हैं? शिक्षार्थी की सांस्कृतिक पूंजी बनाते हैं मौद्रिक तथा वित्तीय संस्थान, शिक्षार्थी के द्वारा इस्तेमाल हेतु उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, परिवार की शैक्षिक पृष्ठभूमि, स्थानों की संख्या जिनका शिक्षार्थी ने भ्रमण किया। तो एकदम सीधा जवाब है, ठीक है, ठीक, बताइए, बता देंगे। सी बिल्कुल सही होगा। परिवार की शैक्षिक पृष्ठभूमि जो होगी वही उसकी सांस्कृतिक पूंजी बनती है। जैसा उसका परिवार होगा, जैसी उसकी पृष्ठभूमि होगी, वैसा ही बच्चा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सा
सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रगतिशील शिक्षा का आयाम है। शिक्षार्थी को अलग करना, प्रकार्यात्मक बुद्धि, परीक्षा में अंक लाने में बल देना, बहुलता और विविधता के लिए सम्मान। जी बिल्कुल सही है, डी आपका बिल्कुल सही है। यह आज के जो 60 क्वेश्चन थे, मैं आपको बता दूं कि यह आपको टफ लग रहे थे, तो ये सुन लीजिए। केंद्रीय शिक्षक परीक्षा पात्रता, जिसको आप सीटीईटी के नाम से जानते हैं, 2014 में ये पेपर हुआ था, यही पेपर था। ठीक। और कुछ लोगों ने प्रश्न पूछा था कि क्या करें। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप, एक मिनट, यदि आपको कोई और सवाल हो क्लास को लेकर तो कर दीजिए। देखिए अब क्या करना है, सबसे पहले आपको एनसीएफ 2005, ठीक, और ध्यान रखिएगा जो एनसीएफ 2005 है, इसके पहले एनसीएफ 2000 आई थी, ठीक, फिर 1988 में भी एनसीएफ आई थी, और प्रथम जो आई थी वो 1975 में आई थी। कब आई थी? प्रथम 1975 में आई थी। और जो पर्यावरण पर्यावरण एकीकृत शिक्षा के रूप में, ठीक, पर्यावरण एकीकृत शिक्षा के रूप में होगा, यह एनसीएफ 1975 में कहा गया था। ठीक है। चलिए सही है, अगर 60 में 50 ला पाया तो बहुत बढ़िया है। इसको सुन लीजिए आप एक बार, उसके बाद फिर ठीक है। ठीक है, देखिए तो एनसीएफ 2005 और आरटीई 2009, एक मिनट, क्या हो गया, आरटीई 2009, याद रखिएगा आरटीई जो है वह 2009 में आया था, लेकिन अप्रैल 2010 में लागू हुआ था, और 26 अगस्त 2009 को इस पर राष्ट्रपति का मुहर लगा था, और 27 अगस्त को यह भारतीय गजट जो होता है, जो राजपत्र होता है, उसमें प्रकाशित हुआ था। ठीक, तो आप एनसीएफ को काफी अच्छे से पढ़ लेंगे। जो इसकी पृष्ठभूमि है 1988 और 1975, जो एनसीएफ 2005 है, ठीक है, वह रचनावाद पे आधारित है, ठीक है, और जो ये 2000 ये व्यवहारवाद पे आधारित है। जी दोनों पेपर में काम आएगा, दोनों पेपर में काम आएगा। 75 नंबर का तो आपका शिक्षण ही है। ठीक, तो एनसीएफ 2005, आरटी 2009 आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और उसके बाद पैडो सीडीपी की बात करें तो सीडीपी में आप अधिगम काफी अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, और एक है आपके चमुस्की। इन दोनों से ही मिला के आपको लगभग 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और ये 10 से 12 क्वेश्चन केवल सीडीपी में ही नहीं, जैसे चमुस्की हैं तो इनसे आपको भाषा में मिल जाएगा। ठीक है, तो पूरे पेपर में मिला के 12 क्वेश्चन से मिल जाएंगे। आप बुद्धि पढ़ लीजिएगा, बुद्धि से आपको 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे। समावेशी शिक्षा से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा कम से कम, समावेशी से 5। तो अगर आप बहुत सारे टॉपिक नहीं पढ़ पा रहे हैं तो अधिगम के सिद्धांत, पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, चमुस्की, बुद्धि, समाज शिक्षा और मापन मूल्यांकन, इतना पढ़ लीजिए। ठीक, हिंदी में 15 नंबर का पैरा होता है, संस्कृत में 15 का पैरा होता है। इसमें आप 15 में 15 कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक, 15 कर लेते हैं, जो 15 क्वेश्चन बचेंगे उसमें आप 7 आराम से कर लेंगे। इसी में आप 22 हो गए। ठीक, आराम से 22 हो गए आप। देखिए सेकंड पेपर का जो एसएसटी है, तो उसमें मैं आपको बता दूं कि एसएसटी है, तो इसके लिए आप एनसीएफ अगर पढ़ लेंगी तो आपके 10 से 12 क्वेश्चन आसानी से सही हो सकते हैं। जो एसएसटी है, एसएसटी में 10 से 12 क्वेश्चन आपको इसी से सही हो जाएंगे। और एसएसटी में कुछ टॉपिक है जो एवरग्रीन है, उसको आप पढ़ लेंगे। जैसे संविधान, अगर आप ई लर्निंग विद दुर्गेश का नोट्स लिए हैं, उस नोट्स में जितना संविधान दिया हुआ है, यदि वो संविधान पढ़ लेते हैं, उसमें भारत का भूगोल जितना दिया हुआ है, उसको पढ़ लीजिए। ठीक, और आप मॉडर्न इंडिया जो होता है, आधुनिक भारत, अगर आप मध्यकालीन और प्राचीन नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आधुनिक इतिहास, संविधान, भूगोल, क्या, आधुनिक भारत, संविधान, भूगोल, और जो आप पर्यावरण का नोट्स लिए हैं, अगर नहीं लिए हैं तो जो दुर्गेश सर पढ़ाते हैं पर्यावरण, उसको पढ़ लीजिए। इतना पढ़ लेंगे आपका आराम से हो जाएगा। आप नहीं लिए तो आप नोट्स ले लीजिए, ऑर्डर कर दीजिए नोट्स ऐप पे जाके, ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप पे ले लीजिए। उसके बाद दुर्गेश सर पढ़ा भी रहे हैं,
चलिए, आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें, इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। इसी तरह रोज बने रहिए, वीडियो को शेयर करना ना भूले। थैंक यू, जय हिंद। 7 बजे से नेक्स्ट क्लास होती है, उसके बाद फिर रात को 9:30 बजे होती है। चलिए, खाना भी बनाइए और हम लोग को भी पैक करवा के भिजवा दीजिए। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गुड नाइट।